नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सबीहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में बीजेपी कार्य समिति में सीएम धामी समेत जुटे दिग्गज। लोकसभा और नगर निकाय चुनाव के एजेंडे पर रहा फोकस। कमजोर बूथों को पार्टी बनाएगी मजबूत। गंगा दशहरे की तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा प्रशासन। आज आधी रात से अगले 3 दिन के लिए डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। इस बार 9 जून को मनाया जाएगा पर्व। 21 साल बाद भी प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ढर्रा जस का तस। ग्राउंड जीरो से देखिए राजधानी के अस्पतालों की हकीकत। परेशान लोगों की दिक्कतों से नहीं कोई सरोकार। और मिड जून तक प्रदेश में सूरज की तपिश से नहीं राहत। राजस्थान और पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 15 जून के बाद राहत की उम्मीद। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबरों के साथ। बात सबसे पहले बीजेपी कार्य समिति बैठक की करेंगे। बुधवार को हल्द्वानी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा शामिल हुए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्य समिति की बैठक में नहीं पहुंचे, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। तो कार्य समिति के समापन सत्र के मौके पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। समिति, आप हम पर विश्वास करो या अपनी मर्जी से अपनी टीआर को बढ़ाओ, दोनों में से एक चीज आपको करनी पड़ेगी। इसलिए आप हम पे विश्वास करो, क्योंकि ये हमारा मुद्दा है। नाराज होना आदमी का स्वाभाविक तो है। नहीं, आप एक बार जाके मिलो उनसे। नहीं, पहली कार्य समिति है ना जिसमें नहीं आए वो। नहीं, वो कहीं भी है ना, पहले से ही उनका कार्यक्रम था कई बार राजस्थान में, वैसा नहीं है। आप जानकारी। बीजेपी कार्य समिति में उद्घाटन सत्र के बाद राजनीतिक और धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। इसमें संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। इसके साथ ही नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप भी तैयार किया गया। इसके अलावा कमजोर बूथों को मजबूत करने का लक्ष्य भी दिया गया। कार्य समिति के बाद अब भारतीय जनता पार्टी जिला और मंडल कार्य समिति आयोजित करेगी। इसके तहत प्रदेश भर के सभी जिलों में बड़ी रैलियां आयोजित होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का संकल्प भी लिया जाएगा। हमारी 2 दिन की कार्य समिति में पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अपने जितने कार्यक्रम हमारे पिछले दिनों में उनकी समीक्षा हुई और अगले कार्यक्रम तय किए। आज कार्य समिति में 4 प्रस्ताव हम लोग लेकर आए, उन पर विस्तृत चर्चा हुई। हमने उत्तराखंड की जनता को हृदय से धन्यवाद दिया, जिसके आशीर्वाद से 2/3 बहुमत हमें मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लोगों को योग के जरिए फिटनेस मंत्र देते हुए अपील की है कि निरोगी काया के लिए सभी को योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर सीएम धामी ने योग करते हुए वीडियो शेयर किया है कि जिस तरह से संतुलित आहार से शरीर को पोषण मिलता है, उसी तरह व्यायाम से भी शरीर लंबी उम्र तक तंदुरुस्त बना रहता है। इसीलिए सभी को नियमित व्यायाम करना चाहिए। योग करते सीएम का ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। मसूरी की माल रोड की अपनी एक अलग पहचान है, मगर अतिक्रमण के चलते अब ये अपनी पहचान खोने की कगार पर है। माल रोड पर बाहर से आए लोगों के जरिए लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। इससे कारोबारियों को नुकसान होने के साथ मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य पर बदनुमा दाग भी लगते नजर आ रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के साथ कार्रवाई किए जाने का दम भरा जा रहा है। देखिए, पालिका द्वारा लगातार अतिक्रमण अभियान लगातार चलाया जा रहा है और जैसे कि अभी संज्ञान में आपके द्वारा पता लगा कि कुछ भारी लोग माल रोड पे घूम रहे हैं। हमने कल भी इसका इंस्पेक्शन करवाया था और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जितने भी ये भुट्टे और ये बाहर से आए हुए चने बेचने और ये जो ये कैंडी वैंडी जितने ये लोग बेचते हैं, इनका सामान जब्त किया जाए और माल रोड की जो व्यवस्था है उसको पटरी पे लाया जाए। मसूरी में कोविड के बाद 2 साल के लॉकडाउन के बाद इस साल सीज़न आया और इस साल इतने ज़्यादा भारी व्यक्ति आ गए हैं जिससे कि मसूरी की अर्थव्यवस्था पे, व्यापारियों पे और रोज़गार पे असर पड़ रहा है और प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रथम दृष्टि है जिम्मेदारी नगर पालिका की बनती है, पटरी व्यवसायी को चेक करना,
फेरी वालों को हटाना। प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में हादसों पर लगाम लगाने के लिए कार्य योजना बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री ने सभी ब्लैक स्पॉट और संवेदनशील इलाकों पर क्रैश बैरियर लगाए जाने, ओवर स्पीड और नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मोबाइल टीम को चालक की दशा जांचने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तरकाशी के डामटा में काफी बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के 26 लोगों की जान चली गई। इसकी जांच केंद्र द्वारा कराई जा रही है। उत्तरकाशी के टामटा में जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना को देखते हुए ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो, ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, हम क्या क्या कर सकते हैं। जो एनएच की रोड है, एनएच की रोड को हम चौड़ीकरण के लिए क्या प्लान बन सकते हैं। जो डिवाइडर नहीं हुए, डिवाइडर को लगाने के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। और जो संज्ञान में आया है कि ड्राइवर या तो नींद के झोंके में था या उसका स्टीयरिंग लॉक हुआ था, इसकी हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं कि यमुनोत्री जैसे चारधाम यात्रा का रूट व्यवस्थित हो, निष्कंटक हो और हमारी चारधाम यात्रा अभी तक जो बिल्कुल ठीक ढंग से चल रही थी, आगे भी ठीक ढंग से चले। उत्तरकाशी में हाल ही में हुए सड़क हादसे के बाद भी अधिकारी और सिस्टम सबक लेने को तैयार रही। पर्यटन सीजन के पीक पर होने के चलते मसूरी में सैलानियों की आमद दिनों दिन बढ़ने के साथ हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। ज्यादातर हादसे हाथीपांव, लंबी धार, किबाड़ी मोटर मार्ग पर होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सड़क मार्ग पर ना तो क्रैश बैरियर और ना ही पैराफिट, जिसकी वजह से कई हादसों में लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि हमेशा इन रास्तों पर हादसों का खतरा बना रहता है, लेकिन विभाग है कि सुध लेने का नाम नहीं। विभाग की गलती है, वो सड़क काट दी वहाँ पर, पीडब्ल्यूडी की रोड काट दी वहाँ, तो कौन है पूछने वाला, कौन है देखने वाला, कैसे वो हो रहे। किमाड़ी रोड पे आप देख रहे हैं, किमाड़ी रोड पे कई हादसे हो गए, लेकिन किमाड़ी रोड में विभाग ने कोई ध्यान दिया? कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे। आज आपको जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो एक ऐसा मसला है जो राज्य गठन से पहले से आम जनता के लिए हमेशा परेशानियां खड़ा करता रहा है। वो है राज्य की स्वास्थ्य सुविधा, जिसको दुरुस्त करने के लिए कई दावे होते आए हैं, लेकिन धरातल पर उन दावों की कलई हमेशा खुलती है। जिम्मेदारों से सवाल होते हैं और मुसीबत की भेंट आम जनता चढ़ती है। लचर पड़ी स्वास्थ्य सेवा क्या अब सुधर गई है? चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 22 साल का उत्तराखंड राज्य 5 विधानसभा चुनाव देख चुका है, मगर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते आए हैं। प्रदेश में कभी भाजपा ने सत्ता संभाली तो कभी कांग्रेस के हाथों में राज्य की कमान आई, मगर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुधार कम ही देखने को मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने में दावे भी कोरे साबित हुए हैं। राज्य गठन से पहले भी प्रदेश के आगे स्वास्थ्य सुविधाओं को मुकम्मल करने की चुनौती थी, जो राज्य गठन के बाद भी दुरुस्त नहीं हो पाई। बहाली के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के पटरी पर से उतरने पर आम जनता परेशान है। राजधानी देहरादून में मौजूद दून मेडिकल कॉलेज और कोरोनेशन अस्पताल का तो अव्यवस्थाओं से पुराना नाता रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों के साथ गर्भवती महिलाओं और तीमारदारों को भुगतना पड़ता है। आरोप लगता है कि अस्पताल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गर्भवती महिलाओं को घंटों इंतजार कराया जाता है। चलो इंतजार भी कर लिया जाए, लेकिन इंतजार के बाद अव्यवस्थाओं का शिकार मरीजों को होना पड़ता है। कोरोनेशन अस्पताल की बात करें तो बिल्डिंग तो काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन बिलिंग के लिए सिर्फ एक काउंटर है, जिसमें मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। महिला पुरुष घंटों इंतजार के बाद दिखाने के लिए पर्चा हासिल कर रहे हैं। इस लाइन में बुजुर्ग भी इंतजार करते आपको नजर आएंगे। हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने मौजूद मरीजों से अस्पताल की अव्यवस्थाओं का हाल जाना, तो जानकर हैरानी हुई कि जिस अस्पताल में बिलिंग काउंटर में 100 से ज्यादा लोग खड़े हैं, वहीं सिर्फ 30 गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड हो सकता है। यानी कि 30 का आंकड़ा पार होने के बाद अल्ट्रासाउंड कराने आई प्रेग्नेंट महिलाएं उल्टे पांव वापस जाएंगी। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, तो वहीं राज्य का राजधानी का जो अस्पताल है कोरोनेशन, बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन अभी भी सिस्टम में लचर व्यवस्था देखने को मिल रही है, जहां पर एक काउंटर है और भीड़ इतनी। आम जनता है, आम मरीज है, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या सुख सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। अभी नई बिल्डिंग बनी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सैम कुमार है।
क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि जो ये बिलिंग काउंटर है इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, लेकिन दो लेडीज और जेंट्स की एक ही लाइन है, और जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और नई बिल्डिंग तो बना दी है, लेकिन मैंने और जगह भी देखा है, लेकिन यहाँ पर कोई पंखे पुंखे की बहुत कम व्यवस्था है। यहाँ पर इतनी बड़ी लाइनें, लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। और ये कोरोनेशन अस्पताल है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस विंडो को दिखाएं कि जो कोरोनेशन अस्पताल है काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और तमाम तामझाम यहाँ पर बताए जाते हैं, लेकिन एक ही विंडो है, पुरुष भी उसी विंडो पर है और महिला भी उसी विंडो पर है। अब बड़े चिंता का विषय हो जाता है जब दोनों ही चीज़ें एक ही खिड़की पर मिलने लगे। आखिरकार क्यों इस तरह की लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है? और भी हमारे साथ मरीज हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। आपको नहीं लगता जिस तरह से पुरुष भी एक ही विंडो पर है और महिला भी, क्या महिलाओं की विंडो अलग नहीं होनी चाहिए? जी, अलग होनी चाहिए। आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी सर, सुबह से आ रखे 7 बजे से और लाइन में लग रखे हैं। अब नंबर आया हमारा 7 बजे से खड़े थे, अब 10 बज गए। इतनी दिक्कत हो रही है हमें बिल कटवाने के लिए। जी, जो मरीज हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई गर्भवती है, कोई किसी चीज़ का पेशेंट है, कोई किसी बीमारी का पेशेंट है, लेकिन इन पेशेंटों के लिए जो बिलिंग की जो विंडो है, देखिए जो इतना तामझाम सिस्टम यहाँ पर शासन प्रशासन ने बनाया है, लेकिन इतनी विंडो खाली होने के बावजूद भी एक विंडो पर यहाँ पर सभी मरीजों को धकेल दिया जा रहा है। लेकिन आखिरकार कि जो ये कोई भी सुख सुविधा इन मरीजों को यहाँ पर नहीं मिल रही है, लापरवाही है। लाइन में खड़े मरीजों की समस्या को जानने के बाद हमारे संवाददाता ने सीएमएस से इस व्यवस्था पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हाल ही में सॉफ्टवेयर आया है जिसे अपडेट किया जा रहा है, जल्द बिलिंग व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। अभी हमारा सॉफ्टवेयर बन के आ गया है और उसमें हम अब बिलिंग काउंटर 2 बनाने वाले हैं। एक आज हमारा अपडेट हो रहा है, हम एक नया सिस्टम वहाँ पे लगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ 2 काउंटर बन जाएंगे, तो ये समस्या दूर हो जाएगी जो मरीजों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसको वर्जन जो ले रहा था वो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास अब आ गया। अस्पताल में अव्यवस्थाएं सिर्फ बिलिंग काउंटर पर ही नहीं मिली। अस्पताल में एडमिट मरीजों को डॉक्टरों की बेरुखी का सामना आए दिन करना पड़ता है। तीमारदारों का आरोप है कि डॉक्टर मरीजों की सुनना पसंद नहीं करते। शायद इसकी वजह उन लोगों का गरीब होना है। कल उस लड़के ऑपरेशन से हुए ना, कोई दिक्कत है अंदर, तो कल यहाँ से लड़के तो ये 12 बजे ले गए, मशीन पे रखा है दून में। हाँ, पोते दून में है, वो इधर है। समस्या बहुत खराब है बाबू। समस्या तो क्या बताओ, कोई डॉक्टर नहीं सुनता है किसी की। ऐसे कहाँ सुनता है कोई? आजकल गरीब लोगों को तो कोई बिल्कुल ही नहीं सुनता है, तो आगे कद बात है। राजधानी के कोरोनेशन अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधाओं की गवाही अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस ने भी दी। एम्बुलेंस के अंदर लावारिस डेड बॉडी है। चालक 20 मिनट से खड़ा है। डॉक्टर बताकर गए हैं कि व्यक्ति में जान नहीं है, लेकिन कागजी कार्रवाई के लिए अब तक कोई नहीं झांका। हम हमेशा से ही कहते आए हैं कि उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना लचर है, कितना संवेदनशील यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम हो चुका है। एक डेड बॉडी एम्बुलेंस में है और किस तरह से मतलब एम्बुलेंस के दरवाजे खोल रखे हैं। अभी तक कोई इसका वारिस यहाँ पर नहीं आया है। एम्बुलेंस का ड्राइवर हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। ये आपको डेड बॉडी कहाँ से मिली? ये राजीव नगर से 15-1 मिनट हो गए लेके आया मैं। 15-20 मिनट हो गया। मतलब जो भी है चेक कर दिया डॉक्टर ने, वो है। अब जहाँ भी कहेंगे हम उधर लगा देंगे। गाड़ी मोर्चरी में जाएगी, आप पोस्टमार्टम के जिधर भी कहेंगे वहाँ लगा देंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी देहरादून के इतने बड़े हॉस्पिटल कोरोनेशन अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से यहाँ पर बॉडी को सबके सामने लिटा दिया जाता है। अभी तक कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, मृत घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, ये बहुत बड़े सवाल सिस्टम पर बन जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का स्वास्थ्य सिस्टम हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है अपने कारनामों की वजह से। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारनामा ही है स्वास्थ्य विभाग का कि खुलेआम जिस तरह से बॉडी एम्बुलेंस में लगाई हुई है। क्या अब इस तरह से उत्तराखंड के अंदर, राजधानी के अंदर, अस्पतालों के अंदर ये व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी? आखिरकार हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? अब देखना ये है कि शासन प्रशासन इस पूरे मामले में क्या करता है, क्या इन चीज़ों को दुरुस्त कर पाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ हितेश त्यागी, रफ्तार मीडिया, देहरादून। कोरोनेशन अस्पताल की क्या व्यवस्था है, इसे जानने के बाद हमने दून अस्पताल का भी रुख किया। शुरुआत ओपीडी से हुई और आखिर में हम गायनी विंग पर पहुंचे। यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला है, ये भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे।
कोरोनेशन अस्पताल में व्यवस्था को परखने के बाद हमारी टीम ने रुख किया दून अस्पताल का। शुरुआत ओपीडी से हुई, जहां लंबी लंबी लाइन में मरीज डॉक्टर को दिखाने के लिए अपना पर्चा बनने का इंतजार कर रहे थे। यहां व्यवस्थाएं सही रहे, इसके लिए कर्मी तैनात किए गए हैं, जो लाइनों को व्यवस्थित ढंग में लगा रहे हैं ताकि सभी का नंबर आ सके। ओपीडी के बाद रुख इमरजेंसी का किया गया, जहां मरीजों के लिए स्ट्रेचर ही मौजूद नहीं रहा। पैर में चोट होने की वजह से मरीजों को उनके तीमारदार अपने कंधे या हाथ का सहारा देते हुए अस्पताल में दाखिल करते नजर आ रहे हैं। हमारी नजर जब अस्पताल पर रखे स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर पड़ी तो वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। इस पर हमारे संवाददाता ने मौजूद कर्मी से सवाल किया। सवाल के जवाब में पता चला कि अस्पताल का स्ट्रेचर और व्हील चेयर गुम हो जाते हैं, इसलिए जंजीर में कैद हैं। जब कोई तीमारदार आता है तो आईडी जमा कराने के बाद उसे दे दिया जाता है। कारण इसलिए है कि यहाँ पे जो भी आ जाता अपनी मर्जी से ले जाता है। एक बार जब हम आईएसबीटी से लेके आए, जब तक हम उसके आईडी जमा नहीं करते हैं तब तक हम उसको देते नहीं, जो भी आता हम उसको देते हैं। सुन लिया आपने महाशय ने हमारे संवाददाता से क्या कहा, तो चलिए अब मामले पर दून अस्पताल के सीएमएस का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। जो मे आई हेल्प यू वाला जो काउंटर है, अगर वहाँ पे जो गार्ड बैठे हुए हैं, कोई भी मरीज आपके माध्यम से हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि उनसे हेल्प लें और वहाँ पे व्हील चेयर या स्ट्रेचर उनको जो ज़रूरत है वो मांगें। और हम आपके माध्यम से सबको अश्योर करते हैं कि हम इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, व्हील चेयर की संख्या बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेचर की संख्या बढ़ा रहे हैं और हेल्पिंग हैंड जो मरीजों को जो मदद के लिए ज़रूरत है व्हील चेयर को खींचने के लिए या स्ट्रेचर को खींच के ऊपर ले जाने के लिए, उसमें भी हमने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी। इमरजेंसी के हालात देखने के बाद आखिरी पड़ाव हमारी टीम का दून अस्पताल का गायनी विंग रहा, जो अक्सर सवालों के घेरे में घिरा रहता है। यहाँ कई मरीजों के तीमारदार से हमारी टीम की बातचीत भी हुई, जिनकी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कई लोगों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताया तो कईयों ने सवाल भी खड़े किए। एक तरफ जहां उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग हमेशा अपने कारनामों की वजह से चर्चा में रहता है, तो वहीं राजधानी के कई ऐसे हॉस्पिटल हैं सरकारी, प्रदेश के ऐसे कई सरकारी अस्पताल है जहां पर अमूमन लापरवाही देखने को मिलती है। तो राजधानी के जो महिला गायनी का जो अस्पताल है वहाँ पर भी बहुत सारी काफ़ी लापरवाही देखने को मिली है और गर्भवती महिला हैं, उनके जो परिजन हैं, तीमारदार हैं, वो हमारे साथ है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सुख सुविधाएं उनको यहाँ पर मिल रही है। आप अभी दून मेडिकल कॉलेज की महिला विंग में हैं और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल रही हैं? क्या डॉक्टर समय पर देख रहे हैं? सर डॉक्टर तो समय पर आ रहे हैं, लेकिन जो जिनकी ड्यूटी उसमें वार्डों में लगी हुई है वो उनमें लापरवाही कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि लापरवाही ना करो, लेकिन काम तरीके से करो। अब किसी को पूछे कि मैम यहाँ ग्लूकोज चढ़ा दो, तो कोई ग्लूकोज चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो हर 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद खुद जाना पड़ता है उन्हें कि हाँ जी ये ऐसा कर दो, ये कर दो, और लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा काम सही तरीके से होना चाहिए। और हमने पूछा कि मैम कल शाम को एक पेशेंट यहाँ से रात को रेफ़र कर दिया गया, तो वो 10 दिन से अंदर शिफ्ट करा हुआ है, लेकिन उस पर कोई वो ही नहीं हो रहा, ना तो ट्रीटमेंट चल रहा, लेटा हुआ और उसकी दवाई देते जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा खेद की बात है कि मतलब टाइम पे दवा ना मिलना और थोड़ा पेशेंट को ट्रीटमेंट ढंग से ना मिलना, इसके लिए हम खेद कर रहे हैं। ये हालात हैं दून मेडिकल अस्पताल की महिला विंग के, महिला गायनी जो अस्पताल है, जो यहाँ पर गर्भवती महिलाएं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की लापरवाही की बात सामने आ रही है कि स्टाफ समय से मरीज को नहीं देख रहा है, समय से ग्लूकोज नहीं दे रहा है, मरीज लेटा है तो लेटा है। और भी मरीज हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद जी, आपके यहाँ पर पेशेंट हैं, क्या कुछ कहेंगे और किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर आपके मरीज को देख रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड आने वाला भविष्य महिलाओं के प्रति ज़्यादा ये होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार से हमने ये सोचा था कि हमारी उत्तराखंड सरकार आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ इम्प्रूव होगा, लेकिन मुझे लापरवाही जो गवर्नमेंट का जो रवैया है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। जी हम चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं, नवजात शिशु हैं, इनकी रेख देख में जो है ज़्यादा वो होनी चाहिए।
आपके मरीज को क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन हमारे मरीज तो ठीक है, लेकिन हम आसपास जो हमारे जो साथी भाई बहन हैं उनको देख रहे हैं, उनको बहुत परेशानियों का हो रहा है। लेकिन मेरे साथ तो ठीक हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जो कई हम देख रहे हैं कि वो परेशान हैं बेचारे, बोल रहे हैं यार हमें पूछ ही नहीं रहे, 3 दिन से मरीज अंदर पड़ा हुआ, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, कोई पूछ नहीं रहा। तो ये हालात हैं, दून मेडिकल कॉलेज के तीमारदार काफ़ी परेशान हैं, तो वहीं मरीजों के साथ में जो स्टाफ है उसकी लापरवाही की बात सामने आ रही है। अब देखना है कि शासन और प्रशासन कब तक यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करने में कब तक थोड़ा समय लगाएगा। तीमारदारों के सवाल पर हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा तो सीएमएस केसी पंत ने कहा कि कई अव्यवस्थाएं हैं, अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से हुई है। प्रशासन से इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बात की गई है और जल्द ही समस्या का हल निकाला जाएगा। अब ये क्योंकि अस्पताल फैल गया है, 3-4 हिस्सों में बढ़ गया है, इसलिए कई बार ऐसी शिकायत आती है, कई बार ऐसी परेशानी होती है जो जानकारी न होने से और डिस्टेंस होने से जो असुविधा मरीजों को हो रही है, उसके बारे में प्रशासन अस्पताल संज्ञान ले रहा है और इसको किस तरह से दूर करें हम आने वाले भविष्य में, क्योंकि ये हमेशा ही इसी तरह से हिस्सों में बटा रहेगा। तो एक हम परमानेंट सोल्यूशन इसके बारे में कॉलेज प्रशासन से बात करेंगे और उसमें जो भी सोल्यूशन निकलेगा तो हम ये परेशानियां जो आपने हमारे संज्ञान में लाई हैं, जो पेपर में भी हमें पता चली है, तो हम इसको दूर करने के लिए अभी से प्रयासरत हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, प्रदेश बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ेगा, मरीजों की समस्या का समाधान होगा। बस देखना ये है कि दावे और हकीकत कितनी जल्दी दुरुस्त हो पाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगर आप गंगा दशहरे के मौके पर हरिद्वार आ रहे हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान जरूर देखकर निकलिएगा। गंगा दशहरे की तैयारियों में प्रशासन कसरत से जुटा है। हरिद्वार में कल से आगामी 3 दिनों के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा, जो आज आधी रात से ही लागू कर दिया जाएगा। इस बार गंगा दशहरा 9 जून को मनाया जाएगा। इसके लिए देश के कई इलाकों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी, लिहाजा प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजामों को पुख्ता किया जा रहा है। गंगा दशहरे के मौके पर हर की पैड़ी के नजदीक अलकनंदा, दीनदयाल उपाध्याय और पंतदीप पार्किंग पैक होने के बाद चमगादड़, टापू मैदान और सर्वानंद घाट पर पार्किंग की जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा का कड़ा पहरा भी रहेगा। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के ढटी गांव इजाड़ा निवासी लक्ष्मण नाथ की याचिका पर कोर्ट के आदेश के बाद 5 लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर 18 फरवरी 2022 को तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए जाने पर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसका संज्ञान लेने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। हमें आदेश प्राप्त हुआ अभियोग पंजीकृत करने के लिए माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कोई लक्ष्मण नाथ नामक वादी हैं जो कि ढट्टी गांव के रहने वाले, इनकी तहरीर के आधार पर माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में इसमें हमारे थाने पे आज मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो इसमें सर जांच होगी अभी? हाँ, इसमें अभ्यर्थना प्रचलित है। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक के कुंडेश्वर खेरा लिंग में मेले का आयोजन किया गया। मेले में मंदिर समिति के द्वारा प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले में आई ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार से मांग होगी कि इस मेले को जिला स्तरीय घोषित किया जाए। मेला हुआ है, इसका अगले हम नेक्स्ट ईयर इसको बहुत भव्य रूप में करने वाले हैं और मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि हम इसको जिला स्तरीय मेला घोषित करें। और आज मेले में बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग कोरोना भूल गए हैं कि कब कोरोना आया। आज हम बहुत खुश हैं, उत्साहित है इस मेले के लिए और सभी के चेहरे पे खुशी है। और यहाँ पर हमारी मातृशक्ति अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई हुई है, जिससे हमारी संस्कृति को जिन्होंने बचाए। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। प्रदेश में बढ़ रही गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। प्रदेश में 40 के पार तापमान पहुंच चुका है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 5 से 6 दिन ऐसी ही गर्मी लोगों का जीना मुहाल करेगी। प्रदेश में 15 जून के बाद ही मानसून दस्तक देगा। वहीं प्रदेश में गर्मी का रिकॉर्ड टूटने का एक कारण मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाओं को बताया है। ये जो तापमान का बढ़ने का है 2-3 रीजन होंगे। पहला रीजन तो ये कि बारिश नहीं हुई है, तो बारिश नहीं होगी तो तापमान बढ़ेंगे, एक रीजन ये हो गया। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, जैसे आप पंजाब में देखिए या राजस्थान देखिए या पाकिस्तान भी देखेंगे, तो वहाँ अगर तापमान देखें तो यहाँ से ज़्यादा मिलेंगे। अगर उधर से हवाएं हमारी तरफ को आएंगी
हमारे स्टेट पे भी वहाँ से जो एयर फ्लो है उधर से आ रहा है, तो इसको एडवेक्शन आप बोलते हैं, तो तब भी जो है तापमान वो बढ़ेंगे। अगर गर्म हवाएं किसी एरिया से हमारे एरिया पे आएंगी तब भी तापमान बढ़ेंगे। इन दिनों उत्तराखंड खुशनुमा रहता है, लेकिन इस बार उत्तराखंड में जो गर्मी है वो आग उगल रही है। 40 के पार यहाँ पर गर्मी का पारा पहुँच गया है। तो वहीं बताया ये भी जा रहा है कि पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान से जो गर्म हवाएं हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रही हैं। और अभी भी जो 15 तारीख के बाद जो रेनफॉल, जो शावर हैं वो शुरू हो जाएंगे। अभी मौसम निदेशक की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि अभी और कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। खुशनुमा मौसम होने में लगभग 6 से 7 दिन का समय और लग सकता है। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ हितेश त्यागी, रफ्तार मीडिया, देहरादून। जून महीने में पड़ रही बेतहाशा गर्मी से इस बार लोग काफी परेशान हैं। इस साल पड़ रही गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। लोग बढ़ती गर्मी से हलकान हो रखे हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए, गर्मी से बचने के लिए लोग छाते और मुंह को कवर कर बाहर निकल रहे हैं ताकि लू के थपेड़ों से बचा जा सके। कहूँगा इस बार गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी गर्मी कभी पहले नहीं हुई, इतनी भयंकर गर्मी है। और गर्मी का ये हाल है, एक तो बारिश नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी का ये हाल है कि काम भी नहीं हो पा रहा है, पंखे चला चला के भी काम नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान करने के साथ बीमार भी कर रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा का एक कारण बढ़ती गर्मी है, जो बुजुर्ग और बच्चों को अपनी जद में ले रही है। गर्मी से बचने की अपील की जा रही है। दून अस्पताल के CMS डॉक्टर KC पंत ने कहा है कि बढ़ती गर्मी से शरीर में नमक की कमी हो जाती है। उन्होंने लोगों को सावधानियां बरतने के साथ खान पान का ख्याल रखने की हिदायत दी है। खासकर उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी में तरल चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। ये जो गर्मी का प्रकोप है, ये इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, साल्ट का लॉस होता है, बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसको बनाए रखने के लिए लोगों को, यहाँ के लोग अभ्यस्त नहीं थे, कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतनी गर्मी हुई हो, तो लोग पहली बार ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो उनको ये चाहिए कि शरीर की पानी की मात्रा या इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने के लिए जो घरेलू उपलब्ध सामान है, जैसे नमक, चीनी, नींबू है, आम का पन्ना है, बेल का शरबत है, जलजीरा है, या प्याज का रस है, या घर में कुछ नहीं हो तो सिंपल पानी है, पी के चलें। और इस वक्त बता दें आपको, देहरादून से बड़ी खबर है। डोईवाला में विजिलेंस टीम ने छापा मारा है। जी हां, आपको बता दें कि विजिलेंस टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर कानून गो मोतीलाल 10,000 रुपए की रिश्वत लेते धरा गया है। आरोपी 143 की रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था और शिकायतकर्ता जो है उससे प्रति फाइल के एवज में 5,000 रुपए मांगे गए थे। और विजिलेंस ने शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। रंगे हाथों 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है। देहरादून के लक्खीबाग इलाके में रेलवे ट्रैक के पास खंडहर में महिला का जला हुआ शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके का मुआयना किया। जांच के दौरान मालूम पड़ा कि महिला के दाहिने हाथ पर विमला नाम लिखा हुआ है और बाएं हाथ पर 2 बच्चों के टैटू भी बने हैं। घटना स्थल की वीडियोग्राफी कर कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिन पर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में महिला के साथ रेप कर हत्या का मामला जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। फिलहाल शव की शिनाख्त की कोशिश जारी है। देखिए, ये कोतवाली में सूचना मिली थी कि जो है लक्खीबाग के पीछे खंडहरों में एक महिला का शव मिला है, जिस पर हम लोग मौके पे गए थे। तो जो डेड बॉडी है वो आधी जली हुई है और मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की। रामनगर में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में एक्स आर्मी व्यक्ति के जरिए दुष्प्रचार का मामला सामने आया है। दरअसल एक्स आर्मी कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया में बैलपड़ाव IRB छावनी पहुंचा तो आर्मी में फिट था, मगर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जब उसने पहुंचा वहां पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में तो उसको अनफिट होने के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस कारण व्यक्ति ने भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। अधिकारी इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मेरी जानकारी में आया है कोई कैंडिडेट जहाँ एक्स आर्मी वाला कैंडिडेट था, शायद वहाँ आर्मी में फिट था और यहाँ उसमें अंडर हाइट था और दुष्प्रचार वो अपना कर रहा फेसबुक पर कि मैं आर्मी में फिट था और यहाँ पुलिस में अनफिट हो गया। आर्मी का कुछ और मानक हो सकता है, पुलिस का कुछ और मानक हो सकता है। यहाँ हम पुलिस के मानक के हिसाब से ही उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर उसमें पास है तो पास है, नहीं तो नहीं।
और ऐसा कोई दुष्प्रचार करेगा फिर हम विधिक कार्रवाई उसके लिए करेंगे। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को हिदायत दे डाली। दरअसल प्रदेश में पिछले कई सालों से मानसून के दिनों में डेंगू फैलता है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को आगाह किया है कि अगर प्रदेश के किसी हिस्से में डेंगू फैला तो इसकी जिम्मेदारी आयुक्त और ईओ की होगी, इसीलिए वक्त से पहले जरूरी कदम उठा लिए जाएं। हमने कहा ना, उसके छिड़काव के लिए दवा इफेक्टिव हो, दवा का मानक जो है उसको पूरी तरह से उसका हम लोग जो भी हमारे संबंधित निकाय हैं उसका जो मापदंड है उसको पूरा करें और छिड़काव प्रॉपर करें और जन जागरूकता अभियान उसका अभी से चलाएं। क्योंकि मोटे तौर पे क्या होता है, जब मानसून आता है और इसमें साफ पानी पे ये पनपता है और यदि हम साफ पानी जमा नहीं होने देंगे, उसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, तो मुझे लगता है इस पे भी हम जो चुनौती है उसको हम जो हमारे सामने आएगा उसको हम पार पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। हल्द्वानी में बीजेपी कार्य समिति में सीएम धामी समेत जुटे दिग्गज। लोकसभा और नगर निकाय चुनाव के एजेंडे पर रहा फोकस। कमजोर बूथों को पार्टी बनाएगी मजबूत। गंगा दशहरे की तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा प्रशासन। आज आधी रात से अगले 3 दिन के लिए डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। इस बार 9 जून को मनाया जाएगा पर्व। 21 साल बाद भी प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ढर्रा जस का तस। ग्राउंड जीरो से देखिए राजधानी के अस्पतालों की हकीकत। परेशान लोगों की दिक्कतों से नहीं कोई सरोकार। और मिड जून तक प्रदेश में सूरज की तपिश से नहीं राहत। राजस्थान और पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 15 जून के बाद राहत की उम्मीद।